सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और हिस्ट्री में पहला सवाल जो हम लेंगे वो है एंशियंट इंडिया से, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से, और दिलीप सर लेंगे 73 नंबर क्वेश्चन से। आइए शुरू करें, ठीक है। एक नाटककार है भास और उनकी रचना के बारे में सवाल पूछा गया था। इसमें काव्य अलंकार उनकी रचना नहीं है। दरअसल ऋषि वामन ने ये काव्य के दर्शन पर आधारित काव्य अलंकार की रचना की थी। वहीं भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भास ने मध्यम व्यायोग की रचना की है और भास की ही एक और रचना है जिसका नाम है स्वप्न वासोदत्ता। हालांकि वो इसमें नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी की बात करें तो वो भी इसका उत्तर नहीं होगा। पतंजलि की महाभाष्य को हम जानते हैं, पाणिनि के गुरु के तौर पर पतंजलि को जाना, पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो टीका है वो महाभाष्य के तौर पर जानी जाती है। और यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दूसरा सवाल था क्वेश्चन नंबर 74 सेट बी के अंतर्गत, इसमें संघभूति के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि इन्होंने कौन से भाष्य की रचना की है। तो इसके उत्तर की ओर यदि हम आगे बढ़ें तो पहला जो ऑप्शन है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, इसके रचनाकार हैं नागार्जुन, जो कि माध्यमिक शून्यवाद के बहुत महत्वपूर्ण फिलोसोफर दार्शनिक माने जाते हैं। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है वो बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धोमत, तो ये भी उसका उत्तर नहीं होगा। जो ऑप्शन सी है ये इसका सही जवाब है। सर्वास्तिवाद विनय के नाम पर इन्होंने एक टीका के तौर पर इसकी रचना की है और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो ललित विस्तार है ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि बुद्ध की लीलाओं के वर्णन के बारे में कई सारे लोगों ने इसके अंतर्गत जानकारी दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वास्तिवाद विनय। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी है, मध्यम व्यायोग इसका उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 74 का जो उत्तर है वो भी ऑप्शन सी है, सर्वास्तिवाद विनय। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, जिसमें यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है, इसमें 4 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2023 में इनमें से किसे शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर होगा शांति निकेतन, जो कि 1 नंबर पर लिखा हुआ है, और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, इन दोनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जहाँ तक बात है ये शांति निकेतन की, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शांति निकेतन की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं गुजरात के अंतर्गत रानी का वाव जो है 2014 में इसके अंतर्गत शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत। और 100 रुपये के नोट में इसका जो चित्र है, तस्वीर है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह है, कर्नाटक के जो होयसल वंश के लोग थे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो 2023 में इसे भी शामिल किया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो बोध गया का स्थित महाबोधि मंदिर है वो भी 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए 73, 74, 75। 73वां क्वेश्चन था एंशियंट हिस्ट्री से, 74वां एंशियंट हिस्ट्री से और 75वां क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर से। आगे बढ़े उससे पहले मैं तकनीकी टीम से जान लूं एक बार, आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। इतिहास से इस बार 9 क्वेश्चन, मैंने शुरू में ही आपको ब्रेकअप बताया था। इतिहास से इस बार 9 क्वेश्चन है, इतिहास और कला संस्कृति को अगर मिला दे तो 84 नंबर क्वेश्चन लेंगे विरत सर, जो कि प्राचीन भारत से ताल्लुक रखता है। विरत सर 84वां नंबर क्वेश्चन देखिए जी। 84वां क्वेश्चन बिल्कुल ये प्राचीन भारत से है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, बुद्ध के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। यानी कि आपको इनमें में से उनके उपनाम ढूंढने थे। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, नायपुत्र, शाक्यमुनि और तथागत। देखिए 2 नाम तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, निस्संदेह आपको इनमें में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। नायपुत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और ये नाम महावीर स्वामी जी का है। महावीर स्वामी जी का नायपुत्र नाम भी मिलता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं आप इसे नाथपुत्र के रूप में भी जानते हैं। तो बाकी के दो पॉइंट्स बचते हैं, जिसमें शाक्यमुनि लिखा हुआ है, तथागत लिखा हुआ है, बहुत ही प्रचलित नाम है। रुम्मनदेही अभिलेख निस्संदेह आप लोगों ने सुना होगा, ये जो लुम्बिनी में है, उसमें महात्मा बुद्ध जो हैं उनके शाक्यमुनि नाम का उल्लेख आपको मिलता है।
तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पहला महावीर हैं तो 2 बचते हैं शाक्यमुनि तथागत, और केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही इसका सही जवाब होगा। तो 84 का जो आंसर है वो आपका 84 है, बी है। आंसर 84 का आंसर बी है। विरत सर, अगर आप इतने दबाव में आ जाएंगे तो बच्चे कैसे दबाव में नहीं रहेंगे। चलिए 84वां क्वेश्चन हो गया प्राचीन भारत से। आंसर क्या बताया आपने? इसका बी आंसर है। आप लोग से मैं कहूंगा कि अपने अपने पास एक शीट रख लीजिए, जिस तरीके से हम सेट बी में चल रहे हैं पहली बार, तो सेट बी के क्वेश्चन के हिसाब से इतिहास पढ़ा है 73, 74, 75 जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, 84, 85, 86 जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं विरत सर के साथ। तो 85वां नंबर जो क्वेश्चन है वो भी प्राचीन भारत से है। आइए 85वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 85वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर डिटेल करें उससे पहले मैं 2023 के क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2023 में भी तकरीबन इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें विभिन्न क्षेत्र दिए गए थे और उनसे पूछा गया था कि ये क्या पत्तन नगर हैं या कोई व्यापारिक नगर हैं, इस तरह का एक प्रश्न था। और कुछ उसी तरीके का मिलता जुलता ये एक प्रश्न आपको वैसा ही दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2023 के आधार पे तकरीबन वैसा ही 2024 में प्रश्न बनाए। तो आप इसमें 3 कॉलम देख रहे होंगे, पुरातात्विक स्थल है, राज्य है और विवरण है। पहला नाम जो है वो चंद्रकेतुगढ़ का है। चंद्रकेतुगढ़ ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य में उड़ीसा, ये उड़ीसा में नहीं है, ये आपका बंगाल में है, कलकत्ता के पास में। कलकत्ता से यही कोई 23 मील नॉर्थ ईस्ट में आपको ये स्थान देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर इसका राज्य जो है वो सही मैच नहीं कर रहा है। हालांकि इसका विवरण जो दिया है ये एक पत्तन शहर है, यानी कि व्यापार बंदरगाह के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो विवरण इसका दिया है वो सही है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट 1 गलत हो गया। फिर हम चलते हैं पॉइंट 2 पे, जिसमें इनाम गांव का नाम दिया हुआ है। बहुत ही फेमस नाम है, आपने यहाँ तक कि ये नाम NCERTs में भी देखा होगा। तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है, और ये एक प्रकार का ताम्र पाषाण स्थल है। तो इसमें 3 के तीनों जो कॉलम है वो मैच्ड हैं, तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा सही हो गया। तीसरा जो पॉइंट है उसमें मंगडू जगह के बारे में लिखा गया है। तो मंगडू जो पुरातात्विक स्थल है ये केरल में ही है, ये बिल्कुल सही बात है। मंगडू पुरातात्विक स्थल जो है वो महापाषाणिक काल का है, और अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है। महापाषाणिक काल जो हम लोग प्राचीन इतिहास में पाषाण संस्कृति पढ़ते हैं उससे पृथक है। महापाषाणिक स्थल का मतलब है ऐसे स्थल जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो पाए गए हैं। तो आप इसको मेगालिथिक के रूप में आप जानते ही हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ से कई तरीके की मोती इत्यादि भी उत्खनन में मिली हैं, और उसमें मोतियाँ जो हैं उस पर डिज़ाइन भी बहुत अच्छी अच्छी बनी है। तो बहुत अच्छा स्थल है ये। तो इसमें ये भी मैच है, यानी कि थर्ड जो पॉइंट है जिसमें मंगडू केरल महापाषाणिक स्थल के तौर पर है, यानी ये भी करेक्ट मैच हो गया। अब हम चौथे पे चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है सालीहुडुंग। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, यानी कि जो स्थल है यानी राज्य जो है वो मैच कर रहा है। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे जहां पर लिखा है शैलकृत गुफा मंदिर। शैलकृत गुफा मंदिर ये नहीं है, बल्कि ये स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, चैत्यों के लिए प्रसिद्ध है। आप चैत्य जानते होंगे, स्तूप जानते होंगे, है ना, महास्तूप, इस तरीके की चीज़ों के लिए वो फेमस है, यानी बौद्ध स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो विवरण है वो मैच नहीं हो रहा है। पहला वाला जो है उसमें राज्य मैच नहीं हो रहा है, तो पहला चौथा गलत है, 2 सही हैं इसमें। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी दूसरा और तीसरा। तो आप सब लोग नोट कर सकते हैं कहीं पर 85 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये सेट बी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न लिया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। 86वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 86वां क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारत से। ये शुरू में आप बता दीजिए कि 86वां क्वेश्चन जो है मध्यकालीन भारत से है जी, और उसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपने जो लोग पेपर देकर आए हैं वो तो अपने क्वेश्चन पेपर में ही टिक करते रहिएगा, और जो लोग नहीं दे के आए हैं घबराइएगा मत, अगले साल तो देना ही है। तो आप ये कीजिएगा कि उस पर एक शीट बना लीजिएगा, उस पर मार्क कर लीजिए। जब पेपर मिलेगा, हम सब ने अपने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया है, उससे भी आप उठा सकते हैं। देखिए अब आपको पहले ही पता चल गया है कि ये मध्यकालीन भारत का है, और ये इसमें शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। इसमें जो एक शब्द लिखा हुआ है भटकल, अगर आपने थोड़ा सा भी मध्यकालीन भारत थोड़ा सीरियसली पढ़ा है तो निस्संदेह इस नाम को तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से 1565 के आसपास रहा। आपको मालूम है कि ये जो राज्य है, ये जो भटकल वाला इलाका है, यहाँ से कुछ अरब व्यापारी भी व्यापार करते थे, और ख़ास तौर से यहाँ पर अरबी घोड़े जो है वो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा
फेमस रहते थे और अरब के घोड़ों की बहुत आवश्यकता रहती थी। इसके बदले में, क्योंकि ये साउथ इंडिया का हिस्सा है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा कि ये इधर के जो एरियाज़ हैं वो मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो मसाले हैं, काली मिर्च है, चीनी है, सफ़ेद चावल जो हैं, वो सब चीज़ वो यहाँ से ले जाया करते थे। तो यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा गया है कि भटकल का किला बनाने की अनुमति पुर्तगालियों को किसने दी थी? तो ये अनुमति दी गई थी राजा कृष्णदेव राय के समय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। चलिए, तो हो गया 86वां नंबर सवाल। और अब हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ही सवाल आया हुआ है, 87 नंबर सवाल है, जो कि सेट बी की बात हो रही है। बार बार ध्यान दीजिए, सेट बी, जहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ही ऊपर लिखा हुआ है सेट बी, तो मैं बीच बीच में बताते भी रहूंगा। सेट बी में 87 नंबर क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, और एकमात्र क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है। तो जो लोग इतिहास बहुत तैयारी करके गए थे उनको निराशा हाथ लगी है इस बार। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 87 नंबर क्वेश्चन मनोज सर डील करेंगे। हेलो एवरीवन। आज जैसा कि सर ने कहा अभी कि मॉडर्न इंडिया से केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और वो भी क्वेश्चन जो है सर इस बार जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है फ्रीडम मूवमेंट से ना हो करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी को लेकर के। तो इसमें जो पूछा गया है राजस्व व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन पूछा गया जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी बंगाल में, उसी के संदर्भ में क्वेश्चन है। और उसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसानों की फसल खराब होने पर उसके राजस्व भुगतान को लेकर के कुछ छूट का प्रावधान की बात की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में सूर्यास्त कानून को लेकर के, जैसे हम सनसेट लॉ कहते हैं, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। और दोनों स्टेटमेंट में पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो सर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था का जो प्रश्न है वो कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और केवल दो स्टेटमेंट है जो कि कॉर्नवालिस ने 1790 में एक व्यवस्था स्टार्ट की थी स्थायी बंदोबस्त की, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त के नाम पर पुनः स्टार्ट किया गया, इसको परमानेंट कर दिया गया। और उसके तहत जमींदारों को एक टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया गया था, जिसमें उन्हें 1/11 हिस्सा टैक्स कलेक्शन का उनको लेना था। और उसी बाकी जो हिस्सा था वो सरकार के पास यानी कंपनी के पास जमा करने का प्रावधान था। इसीलिए उसमें यह सूर्यास्त कानून का प्रावधान रखा गया था कि एक पर्टिकुलर डेट तक, शाम के समय तक वो कर आपको सरकार के पास जमा करने का प्रावधान था। इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ पर बना था, इसलिए इसका आंसर हो जाता है केवल बी। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, वो आपके प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उपनिषदों यानी कि वैदिक काल के संदर्भ में है। उपनिषदों के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि उपनिषदों में जो पहला स्टेटमेंट है नीति कथा यानी कि पैरवेल के रूप में पूछा गया है कि उपनिषदों में कोई भी नीति कथा नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उपनिषदों की जो रचना काल है वो पुराणों से पहले हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि जो उपनिषद के बारे में जो बातें हैं वो बेसिकली कथा और कहानियों के माध्यम से दार्शनिक बातों को व्याख्या की गई है। यानी कि उपनिषदों में, जैसा कि वैदिक काल में हमने पढ़ा था वैदिक साहित्य में, कि उसमें दार्शनिक बातें दी गई हैं, तो वो सारी बातें एक कथा कहानी के रूप में दी गई हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यम नचिकेता संवाद है जो कि कठोपनिषद में दिया गया है, या गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद की बात की गई है कहानी के तौर पर, जो कि आपके बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में है। तो ये सारी की सारी बातें उसमें कही गई हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो पहला जो कथन है वो पूरी तरह गलत है। और उपनिषदों की रचना काल की बात की जाए तो वो पुराणों से बहुत पहले है, क्योंकि पुराण जो हैं वो आपके गुप्तकाल में उनको रचा गया था, गुप्तकाल की रचनाएं मानी जाती हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 90, ये आर्ट एंड कल्चर से है और करंट आर्ट एंड कल्चर, करंट और आर्ट एंड कल्चर मिलाकर है। तो 90 नंबर सवाल इधर बोर्ड पर भी लगा देते हैं हम, और 90 नंबर सवाल डील करते हैं। इसमें सर पूछा गया है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के संदर्भ में पूछा गया है कि नवीनतम इनमें से कौन समावेश किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छऊ नृत्य है, दुर्गा पूजा है, गरबा नृत्य है और कुंभ मेला है। तो इनकी अगर हम डेट के बारे में बात करें तो
टोटल मिलाकर के यूनेस्को की जो अमूर्त इंटेंजिबल जो साइट्स होती हैं वो टोटल हमारे देश में 15 हो गई हैं, जिनकी शुरुआत 2008 से हुई थी और उनमें लेटेस्ट 2023 में गरबा नृत्य को रिसेंटली शामिल किया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। और जो छऊ नृत्य है जिसके बारे में पहले बात करें तो छऊ नृत्य 2010 में इसको शामिल किया गया था और ये हमारे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड यानी कि पूर्वी भारत के साइड के प्रमुख नृत्यों में से एक माना जाता है। और दूसरा है दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया। ये बंगाल स्पेशली कोलकाता का एक विशेष फेस्टिवल है जो कि दुर्गा माँ के पूजा के रूप में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और चौथा जो लास्ट में है कुंभ मेला, जिसको 2017 में इसको शामिल किया गया है और कुंभ मेला हमारे भारत में 4 स्थानों पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें आपका हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है और प्रयाग है। ये हर 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 2017 में ये शामिल किया गया था और जैसे मैंने बताया कि गरबा नृत्य 2023 का रिसेंटली है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन दुर्भाग्य से 9 ही थे। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जगह से पूछे गए हैं, बहुत भर भर के पूछे गए हैं, लेकिन हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिला लें, चारों पार्ट मिला लें, आर्ट एंड कल्चर को ही मिला लीजिए, तो 9 क्वेश्चन टोटल थे। तो हिस्ट्री की टीम को अब हम कहेंगे विदा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।